नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, स्क्रीन के इस छोटे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं हरिमोहन जी। हरिमोहन जी प्रारब्ध के इस मंच पर खुद को छात्र कहते हैं, पेशे से अध्यापक हैं, लेकिन मैं इन्हें ओरेटर के साथ-साथ एक ज्ञानवान पुरुष के साथ-साथ इतिहासकार भी मानता हूँ और जियो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट मानता हूँ। आप सब हरिमोहन जी की चर्चाएं प्रारब्ध के इस मंच पर जब-जब देखते हैं, उसको बहुत सराहा जाता है। तो आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत-बहुत नमस्कार हरिमोहन जी। नमस्कार भैया। इतना तारीफ अगर कर देंगे तो थोड़ा सा हजम मैं इस लायक नहीं हूँ। कोशिश कर रहे हैं समझने की, लेकिन जितना समझने की कोशिश करते हैं उतना चीजें उलझ जाती हैं और बस कोशिश कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, छोटे बॉक्स में एक छोटा भाई बैठा हुआ है जो मतलब डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है बड़े भाई से प्रकाश प्राप्त करके। जी बिल्कुल, भैया। बिल्कुल। दर्शकों, चुनाव का मौसम चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे होता ये है कि पिछले 10 सालों से जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से नई पुरानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के जनरल जो बातचीत है या संदर्भ है, मैं ज्ञान बिल्कुल चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन वो कहीं रहता नहीं है। यानी एकदम से कोई नई चीज, कच्ची थी। आप सब अब कम से कम इस नाम से परिचित हो गए होंगे। छोटा सा द्वीप है, निर्जन द्वीप है, वहां कोई रहता नहीं है। हाँ, चर्च जरूर है। और चर्च अभी का नहीं है, 17वीं शताब्दी का है, जब मदुरै के राजा का के प्रभाव में वो आता था। कहा जाता है कि भारत का क्षेत्र है। ठीक है। 1947 में कच्चितीव द्वीप को लेके श्रीलंका के साथ और भारत के साथ उस समय यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भी ये मामला उठा था, लेकिन ये भारत के पास रहा। लेकिन 70s में जब श्रीमती इंदिरा गांधी आई, तो कच्चितीव द्वीप अब भारत का नहीं रहा, वो श्रीलंका का हो गया। इतनी पुरानी बात अचानक, प्रधानमंत्री की आदत है कभी लक्षद्वीप को जाके एड्रेस कर देते हैं। लक्षद्वीप के बहाने वो क्या करते हैं वो हम सबने देखा है। कच्ची द्वीप को बार बार प्रधानमंत्री एड्रेस क्यों कर रहे हैं और डीएमके पर हमलावर क्यों हैं तमिलनाडु के लोकसभा इलेक्शन को लेकर? इन्हीं मसलों पर एक छात्र के रूप में मैं अपने गुरु हरिमोहन जी के पास चलूंगा ये सवाल लेके कि सबसे पहले दर्शकों, मुझे और आप सबको कच्ची द्वीप है क्या, उसका क्या महत्व है, क्या इतिहास है? भूगोल मैंने बता ही दिया, निर्जन सा टापू है, छोटा सा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको क्यों एड्रेस कर रहे हैं? डीएमके क्यों उबली हुई है? हरिमोहन जी, सीधे चर्चा में ले आऊंगा आपको। कच्ची द्वीप का इतिहास, भूगोल, मैथ्स, साइंस, और साइंस में तो आप रसायन शास्त्र भैया थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया। और जो कच्चा तीवू का अगर इशू है, ये असलियत में पॉलिटिकल, मेनली रीजनल पॉलिटिकल और रीजनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ और जियो पॉलिटिक्स, इन दोनों का मुद्दा है। और मजे की बात यह है, यहां पर आज से पहले इस मुद्दे को पहले इस्तेमाल किया जाता था जियो रीजनल पॉलिटिक्स के दबाव में, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। भैया ये चीज समझने वाली है, दो अलग अलग चीजें हैं, जियो पॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स। मजे की बात ये, इंदिरा गांधी का जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, वो हिस्टोरिकल मिस्टेक इसलिए है क्योंकि जियो पॉलिटिक्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए रीजनल पॉलिटिक्स को साइडलाइन कर दिया गया। उसके बाद रीजनल पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए जियो पॉलिटिक्स को के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया गया। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे, चाहे एलटीटीई था, चाहे जो भी था, वहां पर किसी को समझ में नहीं आया करना क्या है, बस वो जो करते गए उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई। ये पहली गवर्नमेंट ऐसी है जिसने रीजनल पॉलिटिक्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको भी साधा और जो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनको भी साध रही है। और दोनों को इस बड़ी बखूब इतना बढ़िया तरीके से यूज कर रही है कि रीजनल पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं और जियो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं। हिस्ट्री, आपने कहा हिस्ट्री, तो भैया कच्चा तीवू में कच्चा जो वर्ड आ रहा है ना, वो असलियत में एक ऐसा आइलैंड जो ज्वालामुखी से उस टाइम पर निकला 13th-14th सेंचुरी में, और उसके बाद वो आइलैंड की फॉर्म में आ गया। पहले उसमें मंदिर बनाया गया, मंदिर को ब्रिटिश राज में कन्वर्ट करके चर्च बनाया गया, और कहीं ना कहीं भारत के ही अंदर जो राजा थे उन्हीं के
अंडर में, उन्हीं के कंट्रोल में, उन्हीं की मैनेजमेंट में ये था। अब उस आइलैंड, वो बैरन आइलैंड है, खाली आइलैंड है, कोई नहीं रहता वहां पर। एक चर्च अंग्रेजों ने बना दी, वो चर्च असलियत में मंदिर को तोड़ के या कन्वर्ट करके बनाई गई, वो एक डिफरेंट इशू है। मेन थिंग ये है, जहां वो आइलैंड है चारों तरफ पार्क स्ट्रेट, रुडोल्फ पार्क समथिंग उसका नाम था, ब्रिटिश ऑफिसर था जिसके नाम पर ये पार्क स्ट्रेट पड़ी है, PALK पार्क नाम है, यूरोपियन नाम है, इंडियन नहीं है किसी भी तरीके से, जो वो स्ट्रेट का नाम है ऊपर। वहां अगर उसे आप ध्यान से देखेंगे तो भैया उसके चारों तरफ लगभग 20-25 माइल्स का एक समंदर है, जहां पर मछलियां पकड़ी जाती हैं, मछलियों में जाल गीला हो जाता है, उस जाल को फैलाकर सुखाने के लिए, रीअलाइन करने के लिए वो आइलैंड इंपॉर्टेंट है। वहां कोई रह रहा है नहीं रह रहा, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर जो मछुआरे मछली पकड़ते हैं, उन मछुआरों को जाल सुखाने के लिए जगह चाहिए, वरना वो घर आएगा, दोबारा वापस जाएगा, वहीं बीच में एक आइलैंड है, वहीं उसने अपना जाल सुखा लिया, काम खत्म। अब नॉर्मली इससे ज्यादा उस आइलैंड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि श्रीलंका शुरू से एक फ्रेंडली स्टेट रहा है, फ्रेंडली कंट्री रहा है, तो उससे ज्यादा उसकी कोई इंपॉर्टेंस, यानी बहुत रीजनल लेवल पर रही है और कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। हाँ, बहुत सारे मामलों में ड्रग्स और ड्रग्स का जो कार्टल्स होते हैं, ड्रग्स माफिया जो होते हैं, पॉसिबली वो भी उस आइलैंड को कुछ मामलों में इस्तेमाल करते रहे हों, आई कांट से। लेकिन हाँ, ऐसे आइलैंड्स जो हैं, जो खाली आइलैंड्स होते हैं, उनको इस तरीके के जो ड्रग माफिया होते हैं या स्मगलर्स होते हैं, वो यूज करते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दो, तो इसलिए इंडियन नेवी के लिए कंसर्न ज्यादा से ज्यादा, वो भी कोस्ट गार्ड के लिए कंसर्न ज्यादा से ज्यादा इस चीज का होगा कि वहां पर स्मगलिंग ना हो, वहां से किसी तरीके का एंटी इंडिया एक्टिविटी ना हो। तो इसी पॉसिबिलिटी के अंदर अब श्रीलंका और इंडिया दोनों की लड़ाई क्यों थी? श्रीलंका का अपना क्लेम है कि मेरे यहाँ पर पास पड़ता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है समंदर से 12 मील माइल का, तो होता है टेरिटोरियल वाटर्स, यानी वो वही है जैसे भारत की जमीन है। उससे आगे जो है कंटिजेंसी, वो मतलब कंटिजेंसी समथिंग होता है, और उसके बाद EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो 200 माइल्स के आसपास तक होता है, जो अच्छा खासा है 200 माइल्स। अब जहां तक आपका एक छोटा सा आइलैंड भी है आगे, तो वहां उतना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हाथ आ जाता है। जैसे अगर हमारा एक आइलैंड जो है वो मालदीव्स के पास है, तो हम उस एक आइलैंड को, चाहे वो 50 किलोमीटर स्क्वायर का क्यों ना हुआ, चाहे वो 5 किलोमीटर स्क्वायर का छोटा सा आइलैंड क्यों ना हुआ, अगर उस पर इंडिया का क्लेम है, तो उससे 200 माइल आगे तक का पानी इंडिया का है। आप इससे अंदाजा लगाइए, फ्रांस की कोस्ट लाइन दुनिया में सबसे छोटी है। नॉर्मली अगर मेनलैंड फ्रांस को देखेंगे तो उसकी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप रियलिटी के अंदर फ्रांस को देखेंगे, तो फ्रांस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दुनिया का सबसे बड़ा है। वो इसलिए नहीं कि फ्रांस का मेनलैंड वाटर तो इतना छोटा है, कुछ कहने की हद नहीं। फ्रांस ने दुनिया के छोटे छोटे टापुओं पे आज भी कब्जा बना के रखा हुआ है। वहां 200-500 हजार फ्रेंच लोग रहते हैं, फ्रेंच आर्मी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पूरे का पूरा वाटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसका आ जाता है। उसमें मिलने वाले मिनरल्स, उसके अंदर मिलने वाली एनर्जी, उसमें मिलने वाला कुछ भी होगा, वो उस पर्टिकुलर कंट्री का होगा, एक्सकेवेशन से लेकर हर चीज में। ये रूल है। तो एक तो इस कच्चा तीबू आइलैंड का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के मामले में फायदा है, लेकिन अल्टीमेटली इंदिरा गांधी ने जो किया था, उसके पीछे रीजनल पॉलिटिक्स कम और जियो पॉलिटिकल कंपल्शन ज्यादा थी। दरअसल भैया इस चीज को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि इंडिया जिस तरीके से बड़ा कंट्री है अपने सारे नेबरहुड में, और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी कोई भी कंट्री, पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर बाकी कोई भी कंट्री इनके आसपास भी नहीं ठहरता, ताकत के मामले से लेकर किसी भी मामले में। इसीलिए इंडिया पर गाहे बगाहे एलिगेशंस लगते रहे हैं बिग ब्रदर एटीट्यूड के, कि इंडिया हर मामले में अड़ियलपना दिखाता है, बदमाशी दिखाता है और दबाता है। और ये डरा दिया, या यूं कहें जियो पॉलिटिकल सिनारियो इंडिया का तब चेंज हुआ
62 वॉर के बाद तो इंडिया के एक स्लगिश स्टेट की फॉर्म में इमेज बनी थी कि इंडिया की वो ताकत नहीं है जो दिखती है, बेकार है। 65 में इतना है कि कुछ तो है, चाइना को छोड़ के कुछ तो है। 71 वॉर जो था भैया, वो हमारे लिए वाटरशेड लाइन थी, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पूरे पड़ोस, ना सिर्फ पूरे पड़ोस लेकिन दुनिया को भी डरा दिया था। 71 में जब आपने एक कंट्री के दो टुकड़े कर दिए और अमेरिका तक की धज्जियां उड़ा के रख दी, तो इससे सीधा मैसेज ये गया हमारे पड़ोस में, चाहे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश वगैरह, इन सब के अंदर, इवन श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह के अंदर, कि इंडिया का एक बिग ब्रदर एटीट्यूड है जो गुस्से के अंदर है और हम सबके बाजू बाजू मरोड़ के काम करवाता है। जब भैया ये चीज आती है तो किसी भी कंट्री के ऊपर जब बिग ब्रदर एटीट्यूड आता है, या तो वो उस बिग ब्रदर एटीट्यूड को एंजॉय करे, जैसे अमेरिका करता है। लेकिन अमेरिका उसको एंजॉय तभी कर पाता है जब उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं होता, मतलब उसका, अमेरिका का कोई अल्टरनेट नहीं है, तो अमेरिका किसी की बाजू मरोड़े, थप्पड़ मारे, वो चल जाएगा। इंडिया का बिग ब्रदर एटीट्यूड इंडिया को बैकफायर करता है, क्योंकि इंडिया के बिग ब्रदर एटीट्यूड की वजह से इंडिया के जो एनिमीज हैं या इंडिया को राइज करता हुआ जो पसंद नहीं करते हैं, वो सारे के सारे हमारे पड़ोसियों के पास आके उनको बरगलाते हैं कि इंडिया तुम्हारे को दबा रहा है, इंडिया तुम्हारे को घेर रहा है, इंडिया तुम्हारे पे कब्जा कर लेगा, तुम्हारे इंटरेस्ट खतरे में है, इसलिए तुम हमसे दोस्ती कर लो। तो भैया ये आज का नहीं है, ये इंदिरा गांधी के टाइम पर भी था, ये राजीव गांधी के टाइम पर भी था, सब जगह पर यही था। और नेपाल से लेकर भूटान भूटान तो फिर भी ठीक है, बांग्लादेश से लेकर, म्यांमार से लेकर, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारे के सारे इंडिया के बिग ब्रदर एटीट्यूड को ना सिर्फ जियो पॉलिटिकल बल्कि रीजनल पॉलिटिक्स या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इशू बनाते हैं। जैसे मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन अभी चल रहा था, श्रीलंका के अंदर भी इसी तरीके का एक एटीट्यूड है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट हमेशा बना रहता है। बांग्लादेश के अंदर भी शेख हसीना तो बेशक प्रो इंडिया है, लेकिन खालिदा जिया सरकार जो है प्रो चाइना दिखाई देती है। और अभी भी अगर आप देखेंगे, मेरे सामने स्लिप लगी हुई है, मैं उस चीज के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि बांग्लादेश के अंदर चाइना ने सबमरीन बेस बना लिया है, लगभग बना लिया है। अब आप अंदाजा लगाइए, बांग्लादेश के अंदर चाइनीज सबमरीन बेस होने का सीधा मतलब यह है कि असलियत में बांग्लादेश की किसी ना किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, सरकार को समझाया गया होगा कि इंडिया इज ईटिंग योर इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट, आपके हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, खा रहा है। तो भैया ये नेचुरल होता है। तो इंदिरा गांधी के ऊपर ये दबाव था, तो उस दबाव की वजह से इस आइलैंड को फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन किए रखने के लिए श्रीलंका को यह कहा गया कि ठीक है, आप ये आइलैंड आपका इशू है, आप इसे रख लीजिए, लेकिन शर्त यह है कि आप हमारे किसी मछुआरे को यहां पासपोर्ट फ्री एंट्री देंगे, और दूसरा, जाल वाल अगर वो सुखाते हैं तो उनको वो परमिशन मिलेगी, आप उसे रोक नहीं सकते। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी, क्योंकि अगर आप 1990s तक, इवन 2000 के आसपास तक भी देखें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के जो मछुआरे थे उनका लेवल एक जैसा था। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, इंडिया में जैसे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, इंडिया में पैसा जबरदस्त लेवल पर आने लगा या काफी हद तक, तो इकोनॉमिक रिवाइवल का एक बेटर पार्ट जो है वो हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनको भी मिला, और सबसे ज्यादा तमिलनाडु को मिला, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री अगर स्टेट अगर कोई है तो तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के अंदर मेनली बात क्या है कि वहां पैसा आया तो ऑब्वियस सी बात है, फिशिंग इंडस्ट्री जो वो भी बढ़ी, और फिशिंग इंडस्ट्री बढ़ी तो वहां पर जितने ट्रॉलर्स वगैरह, जो छोटी नावें थी मछुआरों की, अब वो बड़े बड़े ट्रॉलर्स में कन्वर्ट हो गई। अब कहां तो श्रीलंका का जो मछुआरा है वो अपनी पुरानी छोटी सी डोंगी टाइप की नाव लेके आ रहा है और उसका वो जाल फेंकता है, 5-10 मछलियां फंसती हैं, फिर जाल फेंकता है, फिर 10-20 मछलियां फंसती हैं, ऐसे ऐसे काम है। और इंडिया ने यूरोप से और दूसरे कंट्रीज से जो भी बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते थे वो लेके आए, और एक बार में जो जाल है वो थाउजेंड्स ऑफ फिशेस जो है वो एक साथ कैरी करता है और उसके बाद डाल डूल के ले जाता है। प्रॉब्लम असलियत में ये आ रही, इस चीज को कोई डिस्कस नहीं करेगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि श्रीलंका के पास पैसा नहीं है, श्रीलंका के पास
इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपने यहाँ रिवाइव कर सके, अपने मछुआरों को रिवाइव कर सके, उनको दे। लेकिन प्रॉब्लम्स तो उन मछुआरों की भी है कि सारी मछलियां तो इंडिया वाले पकड़ के ले जाते हैं, ट्रॉलर्स वगैरह ले लेके, उनके हाथ कुछ लगता नहीं है। नतीजा क्या होता है कि उनको नुकसान होता है। तो वहां पर उनका मिसबिहेव, वो जाल सुखाने के नाम से लेकर और कई मामलों में जो खासकर एंट्री ना देने के मामले तक, वो ये आ रहा है। जाल सुखाने के लिए तो छोटा मोटा कोई मछुआरे पहुंच जाए तो पहुंच जाए, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं उनकी एंट्री को बैन करने की कोशिश की जाती है। ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम की वजह से इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत सारे बार आइडिया मतलब प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि जिसके अंदर खबरें आए दिन आती हैं कि श्रीलंका ने हमारे 20 मछुआरे पकड़ लिए, 15 पकड़ लिए, 10 पकड़ लिए, फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू उन्हें छुड़वाया जाता है, वापस लाया जाता है, इशू जो है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब इस वजह से, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर सारे के सारे कोस्टल तमिलनाडु में एक एग्रेशन आ चुका है श्रीलंका को लेकर कि आप हमें रोक क्यों रहे हो। अब उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि आप क्यों रोक रहे हो, और हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि यार हम जाएं कहां। भाई हम ताकतवर हैं तो इसमें हमारी गलती थोड़ा ना है कि तुम कमजोर रह गए। कंपटीशन करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर तमिलनाडु में एक इमोशनल पार्ट है कि वो जो इशू है फिशिंग का, कि भैया ये फिश जो है ये पकड़नी है, लेकिन कोई ना कोई मुद्दा तो हो। ओपनली आप फिशिंग कंपटीशन तो कह ही नहीं सकते कि हम उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। और नो डाउट बहुत सारी बार अपने वाले इकोनॉमिक जोन से निकल के उस इकोनॉमिक जोन में जाकर मछलियां वगैरह पकड़ के लाते हुए देर नहीं लगाते हो। उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहां जो कोस्ट गार्ड्स हैं श्रीलंका के, उनको रिश्वत देके मछलियां पकड़ लाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हमारे वाले ही हैं, लेकिन क्या होता है ना भैया कि मुद्दे को अगर सही से समझना है तो आपको रियलिटी तो समझनी पड़ेगी। खैर, ये हो गया जेन्युइन ग्राउंड इशू, बिल्कुल ग्राउंड लेवल इशू, जो कि कोई नहीं जानता। अब इसको एक इमोशनल पार्ट देना था। इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की जगह इमोशनल पार्ट क्या देना है कि भाई कुछ तो ऐसा है जो ब्रीच हुआ है, और वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है? कच्चातीवू आइलैंड। ये है मामला। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कच्चातीवू आइलैंड। इसको इमोशनल इशू बना दिया गया लोकल पॉलिटिकल पार्टी से। मजा क्या है? मजा ये है कि इसे डीएमके और एआईएडीएमके यूज करती रही कांग्रेस के थ्रू। यानी कांग्रेस ने जियो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए रीजनल इशू को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लेकिन वो रीजनल इशू उठाया कोस्टल पार्ट्स में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए कांग्रेस के अगेंस्ट उठाया लोकल रीजनल पार्टीज ने कैसे उठाया? डीएमके और एआईएडीएमके ने, कि इंदिरा गांधी ने ये कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका को देके हमारे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज किए हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया कोस्टल रीजन से। अब यह हुआ क्या? जैसे ही कोस्टल रीजन से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, कांग्रेस को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, कांग्रेस खत्म हो गई। लेकिन रीजनल पार्टीज अभी भी उस मुद्दे को बनाए रखती हैं और श्रीलंका के साथ डील में इस मुद्दे को उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं और सेंट्रल पॉलिटिक्स को या सेंट्रल लेवल की पार्टी को साइड मतलब जिसे कहते हैं कि पटकनी देने की कोशिश करती है। इसमें होता है। अब हुआ क्या? जब ये सारा मामला हो गया तो ऐसे में श्रीलंका को कच्चातीवू मामले के अंदर, और मैं आपको पहले बता चुका हूं, बिग ब्रदर एटीट्यूड का एलिगेशन लगा लगा के एक पार्टी भले ही इंडिया के फेवर में हो, लेकिन दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली इंडिया को टारगेट करते हुए अपनी लोकल पॉलिटिक्स को साध रही होती है, और ऐसे में चाइना की एंट्री हो जाती है। और सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है 2009 में महिंद्रा राजपक्सा ने एलटीटीई के अगेंस्ट जब कैंपेन शुरू किया था, और जब वो कैंपेन शुरू किया तो इंडिया से उसने कहा मुझे हथियार दो, गोला बारूद दो। इंडिया की रीजनल पॉलिटिक्स की कंपल्शंस इस लेवल पर थी कि वो हथियार गोला बारूद नहीं दे सकता था, लेकिन इंडिया ने एक एश्योरेंस दी थी कि हमारी तरफ से कोई हथियार, गोला बारूद या कुछ भी हमारी नेवल फोर्स नहीं जाने देगी एलटीटीई तक। यू वांट टू क्रश इट, क्रश करो, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ भैया? यहां एंट्री हो जाती है चाइना की। चाइना खूब जम के हथियार, गोला बारूद, जो भी पॉसिबिलिटी होती है एलटीटीई के अगेंस्ट वो खूब देता है। और वो माहौल भी वॉर ऑन टेररिज्म का था कि जहां भी कोई भी टेररिस्ट मिले मारो। तो श्रीलंका ने, महिंदा राजापक्सा ने उसका फायदा उठाया और मारा। सुधाकरन प्रभाकरन जो था वो मर गया, और बहुत सारे जो भी मामले थे वो सारे खत्म हो गए।
अब उसमें कभी क्रिश्चियनिटी का एंगल था, वो मैं उस पर नहीं जा रहा, टीटी के ऊपर हम सेपरेट प्रोग्राम करेंगे। लेकिन भैया हुआ क्या, जब ये सारा मामला आ गया तो इसका नेक्स्ट लेवल ये था कि इसके जस्ट नेक्स्ट लेवल में ये था कि जैसे ही ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हो गई तो पंगा क्रिएट हुआ, तो इंडिया की काउंटर में चाइना बहुत मजबूती के साथ वहां खड़ा हुआ था, और वो फिर पैसे दे के कैसे भी करके हम्बन टोटा हमारे सबके सामने है। अब श्रीलंका के पास इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना है और चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया है, लेकिन चाइना की डीप पॉकेट्स हैं, चाइना पैसा ज्यादा फेंक रहा है, और इंडिया की जब इकोनॉमी रिवाइव कर रही थी उस टाइम पर चाइना ने श्रीलंका को इतना पैसा दिया, और हिडन टर्म्स, इतनी ज्यादा हिडन टर्म्स में दिया कि कुछ कहने की हद नहीं। जो पब्लिक वो है उसके अंदर तो साफ है कि लगभग 10 बिलियन डॉलर का, 13 बिलियन डॉलर का कर्जा है, लेकिन अंदर खाते अगर आप देखेंगे तो ये कई गुना ज्यादा कर्जा निकलेगा, और इतना ज्यादा कर्जा निकलेगा कि आप और हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हिडन टर्म्स में प्राइवेट कंपनीज के थ्रू, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू बहुत सारा पैसा श्रीलंका के अंदर चाइना ने पंप किया। उसका नेगेटिव क्या गया, इंडिया को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हर जगह पर, और चाइना को वेटेज मिलने लगी, इंडिया काउंटर, मतलब इंडिया बैकफुट पे आने लग गया। भैया यहां अब एंट्री होती है मोदी जी, और सबसे बड़ा चेंज होता है 2020 के, जब कोरोना आता है, चाइना की 12% की टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी कोलैप्स करती है, और चाइना के अंदर हाहाकार, श्रीलंका के अंदर हाहाकार मच जाता है, क्योंकि चाइना अपना 1 रुपया कभी नहीं छोड़ता। जब श्रीलंका के राष्ट्रपति भाग गए, वो मैत्रीपाला श्रीसेना वगैरह की सरकार आ गई और सब चीजें आ गई, वो अभी तो रानिल विक्रमसिंघे है, तो हुआ ये था भैया, उस टाइम पर इंडिया को एंट्री का मौका मिल गया, और जैसे ही इंडिया को श्रीलंका में एंट्री का मौका मिला, खड़े पांव 4 बिलियन डॉलर की सपोर्ट प्रोवाइड करी। तो वो उस विंडो पीरियड में इंडिया के साथ एक मामला ये था कि हम पैसा दे रहे थे, श्रीलंका पैसा ले रहा था, लेकिन वो पैसा श्रीलंका के पास नहीं रुक रहा था, वो पैसा कर्ज के फॉर्म में चाइना वापस जा रहा था। भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है श्रीलंका को फायदा पहुंचाना, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट जो कनिंगनेस कर रही थी वो ये कर रही थी कि लगातार वो पैसा ले लेके श्रीलंका चाइना को पहुंचा रही, ब्याज उतार रही है, मूल भी नहीं उतारी, प्रिंसिपल भी नहीं उतार रही, ब्याज उतार रही है। प्रॉब्लम यहां से शुरू, मोदी गवर्नमेंट ने शुरू में पैसे देके देख लिए, वहां पैसे में तो काबू नहीं आ रहे, क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर यही आ रही है कि यार हम पैसा दिए जा रहे हैं, तुम ब्याज दे रहे हो चाइना का, और तुम कंसेशन भी हमें नहीं दे रहे, क्योंकि चाइना फिर बाजू मरोड़ के कहता है इससे काम नहीं चलेगा और लेके आ, इससे काम नहीं चलेगा और लेके आ। और इंडिया के पास ना तो श्रीलंका के अंदर कोई बार्गेन चिप है, ना मालदीव्स में कोई बार्गेन चिप है, कहीं कोई बार्गेन चिप नहीं। बार्गेन चिप क्या होती है भैया, एक ऐसा सुलगता मुद्दा जो जलता बुझता जलता रहे, और दो दोस्तों के बीच में भी वो एक ऐसा बोन ऑफ कंटेंशन हो, जब भी सामने वाले को दबाना हो उस मुद्दे पर लड़के दबाया जा सके, यानी कोई ना कोई मुद्दा होना चाहिए लड़ने का। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोई लॉजिकल मुद्दा है ही नहीं, कोई लॉजिकल मुद्दा नहीं। मालदीव्स में आपके पास कोई बार्गेन चिप थी ही नहीं, आप पैसा दिए जा रहे हो, लेके चाइना पहुंचाए जा रहे हैं। जैसी सरकार चेंज हो गई, आपके पास मुद्दा नहीं था तो आप उसको बार्गेन कर ही नहीं पा रहे, और वो अड़ियल पे अड़ियल हुए जा रहा है। नतीजा क्या हुआ भैया, नतीजा ये हुआ सबसे मेन कि इंडिया ने अब एक चीज, यहां आप पॉलिसी चेंज को जरूर देखिएगा प्लीज, पॉलिसी चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इंडिया फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर अपनी दोस्ती निभाता, अब इंडिया ने वो फाइनेंशियल असिस्टेंस वाला रूट जो है वो लगभग बंद कर दिया है, वो जो तरीका है वो बंद कर दिया है। इसने देख लिया कि श्रीलंका और मालदीव्स कम से कम फाइनेंशियल असिस्टेंस लेके इंडिया के फेवर में आने वाले हो, ऐसा लगता नहीं, तो अब बाजू मरोड़नी पड़ेगी। उस बाजू को मरोड़ने के लिए हमारे पास एक मुद्दा होना चाहिए, कच्चा तीरू वो मुद्दा। बिल्कुल, इससे ये डबल बात बेनिफिट्स, डबल, एक लास्ट लाइन भैया, इससे डबल बेनिफिट्स। पहला,
श्रीलंका को पता लगेगा कि देख भाई, इंडिया ने भाईचारा जितना निभाना था निभा लिया, अब तुम्हारी ऐसी तैसी मारेगा, या तो तुम मान जाओ। दूसरा, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में कांग्रेस और डीएमके का अलायंस है। या तो ये अलायंस रहे या टूटे। गाली इंदिरा गांधी को पड़ रही है, जूते डीएमके को पड़ रहे हैं। एक पंथ से दो काज। लेकिन श्योर मैं अभी भी नहीं हूं कि हमारा प्रधानमंत्री क्या सोच रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी मोदी जी की प्रिडिक्शन यही है कि ही इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। ठीक बात। तो मेरा ये मानना है। जी भैया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। और आपने मैं उसके जियो पॉलिटिक्स और चाइना कनेक्शन पे आऊंगा, लेकिन मैं जरा पहले राजनीति उठा लेता हूँ। कच्चतीव का नाम जैसे ही तमिलनाडु के मामले में या 2024 के लोकसभा इलेक्शन के मामले में जैसे ही प्रधानमंत्री ने लिया, उसके बाद से आरोप यही लगाया जा रहा है कि शायद ये वहां पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन आपने जो एक बात कही कि एआईडीएमके हो चाहे डीएमके हो, इनका उदय और कांग्रेस का सफाया तमिलनाडु जैसे राज्य से इसी मामले को लेकर हुआ, निश्चित रूप से इसी मामले को लेकर हुआ। और एक चीज और ध्यान दीजिए आप, प्रधानमंत्री चाहे उड़ीसा हो चाहे केरल हो चाहे जितने भी कोस्टल प्रदेश हैं जहां मछुआरे रहते हैं, जहां मछली पालन और मछली पकड़ने का बड़ा काम है, उसको लगातार पिछले 2 साल से मैं कम से कम याद कर पा रहा हूं कि लगातार एड्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ एक बात ये आती है। दूसरी, आपने जो एक बात कही कि कांग्रेस जिस तरह से निफ्टी एआईएडीएमके और डीएमके के हाथों इसी कच्चातीव और बातों को लेके, ये बीजेपी की एंट्री, अगर मैं पॉलिटिकल बात कहूं तो बीजेपी की एंट्री है। और ये क्या मैं ठीक समझ रहा हूं कि कांग्रेस की जगह ला रही है बीजेपी खुद को, और प्रयास यह है पॉलिटिकली कि एआईएडीएमके और डीएमके जैसी पॉलिटिक्स जो लोकल और क्षेत्रीय पॉलिटिक्स है, जो इमोशनल बेस है, चाहे रंग पे, चाहे भाषा पे, चाहे तमिलियन संस्कृति पे, उसका खात्मा हो। तो पॉलिटिकली मुझे जो समझ में आता है हरिमोहन जी, कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये है, नरेंद्र मोदी का प्रयास ये है कि तमिलनाडु में कांग्रेस जिस स्थिति में कभी थी, जो नहीं रही, उस स्थिति में भाजपा को लाया जाए। और एक बड़ा वोट बैंक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ये भी बात बिल्कुल सही है। पहले इसको जरा सा थोड़ा विस्तार दीजिए, फिर मैं आपसे चाइना और बाकी चीजों पे आऊंगा। भैया, इसको अगर आप उठाकर देखेंगे ना, तो कांग्रेस एक बहुत बड़ी गलती ये करती थी, वो नेशनल इश्यूज और रीजनल इश्यूज में कंफ्यूज थी। और वो बांग्लादेश, बंगाल में भी थी, बंगाल और बांग्लादेश मामले में भी वो नेपाली और यूपी बिहार के मामले में भी थी, और तमिलनाडु के मामले में भी हमेशा से रही है कंफ्यूज। कभी भी रीजनल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स को जमा एक दूसरे के साथ मिला के आगे नहीं बढ़ पाई। मैंने इशारा यही किया था कि असलियत में ये मिला के आगे बढ़ रही है। ठीक है, बीजेपी, और दोनों साथ साथ चल रही है। मेन बात ये है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और इसीलिए तमिल डीएमके जो है वो उबली हुई सी नजर आ रही है। उसमें समझ में नहीं आ रहा इसे ये वाली चाल को कैसे हैंडल करें, हाँ, बिल्कुल सही। पूरी पॉलिटिक्स ही श्रीलंका को गाली बक के ठीक बात। पूरी हो रही थी। अब यहां पर ये बंदा श्रीलंका को गाली नहीं बक रहा, कम से कम उसकी बाजू मरोड़ रहा है। उनकी पूरी पॉलिटिक्स कच्चा तीबू जैसे इमोशनल इशू पे थी, तो ये भी कह रहा है हाँ भाई वो हमारा होना चाहिए। और भरोसा इस पे इतना होगा कि अगर ये मजबूत होता है तो यानी जो तमिलनाडु को सेंट्रल पार्टी से डर लगता था कि ये नॉर्थ इंडिया की हिंदी बोलने वाली जो पार्टीज हैं, ये हमारी कंट्री, हमारे मतलब तमिलनाडु में आके हमें खा जाएंगे, हमारे कल्चर को खा जाएंगे, कम से कम वो चीज नजर नहीं आ रही। वो इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि यहां पर जो मोदी है वो उनके रीजनल इश्यूज को बहुत कन्वीनियंटली उठा रहे हैं, और ए अन्नामलाई जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी एक अलग ही लेवल है। इस चीज को हमें समझना है कि यहां पर कांग्रेस की पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्टिंग थी, यानी नेशनल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्टिंग थी।
बिल्कुल ठीक, क्योंकि बिल्कुल। उनके सामने आप उठाकर देखिए ना, उनके सामने सिंपल सा हमेशा खड़ा रहता था मामला, क्या नाम है, इनके सामने, कांग्रेस के सामने, कि वो नेशनल लेवल पे बात करे हिंदी हम्म। वर्सेस तमिल पे, या तमिल की बात करे, या श्रीलंका की बात करे। ये बंदा कह ये रहा है हिंदी वर्सेस तमिल है ही नहीं, हिंदू, बात खत्म। बिल्कुल ठीक बात है। हिंदू और वर्सेस नॉन हिंदू की बात है, एक। दूसरा, श्रीलंका के साथ हम अपने ही डील करेंगे, और हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग डील करेंगे। तो डीएमके के पास वो मुद्दे नहीं बचे, जहां तक मुझे लगता है। और ये ज्यादा चीज बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, और कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिटिक्स में ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये एक है। बड़ा जी। डिफरेंस तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों को एक साथ लेके चलना, लेकिन दोनों के जो रफ्तार है वो उसके हिसाब से, अगर जियो पॉलिटिकल को हैंडल करना है तो उसकी रफ्तार अलग है, लोकल पॉलिटिक्स को हैंडल करना है, लोकल इश्यूज को हैंडल करना है तो उसका मामला अलग है। ट्रेन दोनों एक ही चल रही है, एक साथ चल रही है, लेकिन दोनों अलग अलग पटरियों पर चल रही है। कांग्रेस का सिस्टम ये था कि वो एक ट्रेन के ऊपर दूसरी ट्रेन चढ़ा के, और डबल बोगी वाली स्पीड रहती थी, तो वो समझ में नहीं आता था कि कहाँ जियो पॉलिटिक्स, कहीं जियो पॉलिटिक्स कंप्रोमाइज हो जाता था, कहीं जो है वो लोकल पॉलिटिक्स कंप्रोमाइज हो जाती है। ये जो मुझे समझ में आ रहा है, ऐतिहासिक रूप से अगर हरिमोहन जी देखा जाए, तो आज के डीएमके और वहां के मुख्यमंत्री जो हैं स्टालिन, इनके ही करुणानिधि इंदिरा गांधी के खिलाफ बिल्कुल, मतलब कपड़ा फाड़ के शुरू हो गए जब कच्चा तेल उन्होंने श्रीलंका को दिया था। लेकिन बदली स्थितियों में तो आज नरेंद्र मोदी जब से आए हैं भारत के पॉलिटिक्स में, तब से तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसके साथ कब खड़ा हो जाएगा, कौन किसके साथ विरोध में आ जाएगा। ये एक अलग बात है। अब मैं चाहूंगा जरा दूसरे मुद्दे को, जो जियो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत कम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पैसे देके संबंध नहीं बनाया जा सकता। ये भारत ने मालदीव में भी देख लिया है, ये भारत ने श्रीलंका में भी देख लिया है। चाइना यहाँ पर कॉमन है। नेपाल तक में, आपने बांग्लादेश का उदाहरण दिया, आप देखिए नेपाल से हमारे खट्टे मीठे रिश्ते बने रहते हैं। और सामाजिक तौर पर भी मैं आपको बताऊं, आपने जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट की बात की ना, बांग्लादेश में, मालदीव में, श्रीलंका में, नेपाल में भी एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग एक कोना है जहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट हैं, जो लगातार निकल के आते हैं। और इस सारी बीमारी की जड़ में अगर पीछे देखा जाता है तो कोई चाइना, निश्चित रूप से चाइना। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि बाजू मरोड़ने की जो जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है उस पर भी भारत आ गया है, कि प्यार से मानोगे तो प्यार से, चिमोटी काट के अगर मनवाना चाहोगे तो हम बाजू मरोड़ के, लेकिन इंडिया फर्स्ट, चाहे वो भारत के अंदर या भारत के बाहर, यानी जियो पॉलिटिकल ऐसे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, इसका दो पार्ट्स हैं। एक, चाइना को, हमारे पड़ोसियों को ये मैसेज देना कि देखो अब वो वाला पार्ट नहीं चलेगा कि जैसे तुम चलाना चाहो और इधर उधर भागो और हमारे को इग्नोर कर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया इस मामले में स्ट्रांगली अपना रोल प्ले कर रहा है, और बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है। लेकिन इतना ही नहीं है, इंडिया चाइना को चाइना की भाषा में प्रॉपरली जवाब भी दे रहा है। जैसे फिलीपींस को ब्रह्मोस देना, वहां नेवल एसोसिएशन स्टैब्लिश करना, इंडोनेशिया से नेवल रिलेशंस स्टैब्लिश करना, सिंगापुर में नेवल बेस के बारे में, मतलब एक होता है सप्लाई प्रोवाइड करने का बेस, वो बनाना, वियतनाम के कोस्ट गार्ड से लेकर नेवल फोर्स से लेकर सुखोई 31 की जो क्या नाम है पायलट्स को ट्रेनिंग देने से लेकर जो भी चीजें मिलिटरीली प्रोवाइड की जा सकती हैं वो सब प्रोवाइड करना, ये इंडिया लगातार कर रहा है भैया। और इसका फायदा इंडिया को मिल रहा है, चाइना दबाव में आ रहा है। तो आप एक कह रहे थे कि इसको सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें, मैं इसे डबल या टू प्रॉन स्ट्रेटेजी मानता हूं, जिसके अंदर हमारे पड़ोसियों को तो समझाना कि देखो मान जाओ, बहुत हो गया, पैसे भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भूटान शांति से चल रहा है, 10,000 करोड़ रुपए दे आए, और वो भी उस टाइम जाकर दे के आए जब इंडिया जो था वो सिचुएशंस, इंडिया में इलेक्शंस थे, अपना इलेक्शन छोड़ के पड़ोसी से मिलके आ रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है। और दूसरी तरफ मालदीव्स को उसकी औकात दिखा देना, इकोनॉमी की ऐसी तैसी मांग, श्रीलंका को एक इंडिकेट करना कि देख
मुद्दा सुलझा नहीं है, मैं आंख बंद करके बैठा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि देख नहीं रहा और मुझे परवाह नहीं है। परवाह पूरी है, सुधर जा। और चाइना को उसके दरवाजे पर जाकर साउथ चाइना सी में चैलेंज करना, तो ये एक लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अरे मोहन जी, सच बताऊं तो कच्चा तीव पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि के अलावा मेरी खुद की कोई जानकारी नहीं थी। जिस तरीके से आपने कहा कि मैं बिल्कुल ये क्लास मैं चाहता हूं कि और लंबी चले। अब चलते चलते अगर एक चीज ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह व्यक्ति हैं जो देखते उत्तर की तरफ हैं तो हवा दक्षिण की तरफ चलती है, मुंह उनका पूरब की तरफ होता है, खुरापात कुछ पश्चिम की तरफ हो जाती है। और जियो पॉलिटिक्स चाहे लोकल पॉलिटिक्स, ये तो अब साफ हो गया कि यहां पर वैदेशिक मामला जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी चुनावी मतलब प्रपंच के लिए कच्चा तीव का कोई नाम प्रधानमंत्री ने नहीं लिया, ये साफ है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि 4 साल काम करूंगा, 1 साल राजनीति करूंगा। तो अगर उन्होंने कच्चा तीव को आज एड्रेस किया, क्योंकि मैंने एक आध जगह देखा लोग पूछ रहे हैं कि साहब 9 साल तक कच्चा तीव का नाम नहीं लिया। अरे ये क्या कोई फिल्म है जो जनता की बेहद मांग पर रिलीज होगी? ऐसा तो होता नहीं। प्रधानमंत्री मतलब सही लोग बात ऐसे है। कहते हैं कि साहब 9.5 साल हो गए, अब तो 3 महीना चुनाव आ गया है और अब जो है उनको कच्चा तीव याद आ रहा है। ये आप बताएंगे कि जियो पॉलिटिकल महत्व का कोई द्वीप, कोई स्ट्रेटजी, कोई इस तरह का डिसीजन जो है कब लिया जाए? ये इस तरह के फैसले जनता की बेहद मांग पर नहीं हुआ करते। अगर करती है कोई सरकार तो दरअसल राजनीति वो कर रही है और बेहद सस्ती राजनीति कर रही है। अब चलते चलते जरा सा चुनावी मतलब इसका निकाल ही लिया जाए, क्योंकि एक साल राजनीति करते हैं ना, प्रधानमंत्री का ये राजनीति वाला काल चल रहा है। अभी उन्होंने बैंकर्स को जब संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि 90 दिन के लिए मैं जरा इलेक्शन में बिजी हूं, आप लोग सोच समझ लीजिए, आराम करिए, क्योंकि जैसे ही तीसरी बार ओथ लूंगा उसके बाद बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो राजनीति तो वो कर ही रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति पर इस कच्चा तीव सेंटिमेंट का क्या असर पड़ेगा? क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का पैन इंडिया विस्तार का एक जो मूवमेंट चल रहा है, साउथ में अन्नामलाई ऑलरेडी एग्रेसिवली पॉजिटिवली राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये मामला इकोनॉमिक, क्योंकि आपने कहा कि हमारे मछुआरे ज्यादा पैसा लेके आ रहे हैं उस कोस्टल एरिया से, इकोनॉमिक और इमोशनल ये दोनों एक साथ अगर मिल गए तो भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु की राजनीति में क्या असर देख रहे हैं? राजनीति चलते चलते हम लोग भी बात कर लिया जाए ना। भैया एक्चुअली क्या है, तमिलनाडु की राजनीति को अगर आप देखते हैं ना, तो अभी तो उसमें रीजनल पार्ट डोमिनेट करेगा, लेकिन हाँ एंट्री मिल जाएगी किसी भी जगह पर कब्जा करने के लिए। पहले वहां आपकी प्रेजेंस जरूरी है, पहले प्रेजेंस ही नहीं थी, तो एंट्री मिल जाएगी। और यहां अगर आप देखते हैं लोकल लोकेशन को, तो आपको साफ नजर आ रहा होगा यहाँ पर कि कोस्टल, ये पूरा मुद्दा सिर्फ कोस्टल तमिलनाडु का है, इसका इंटरनल तमिलनाडु से कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि हर वोट तमिल के नाम पर पड़ता हो ये भी जरूरी नहीं। अब वो वोट कहीं ना कहीं कन्वर्जन गैंग्स से लेकर दूसरी जगह पे बहुत जगह पड़ते हैं। और हमारा कहना, मेरा मानना यही है कि लोकल लेवल पर अलग अलग जगह पे अलग अलग इश्यूज होते हैं, और उसमें कोस्टल पार्ट में ये कुछ वोट दिला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये ढंग से उसको स्प्रेड आउट कर सके तो कोस्टल पार्ट में ये उसको मतलब बढ़त दिला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, कुल मिला के बात यही समझ में आती है कि राजनीतिक मायने इसके बेहद कम हैं, चुनावी मायने तो और भी कम हैं। ज्यादा अगर कुछ है तो जियो पॉलिटिक्स है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए वैश्विक मानचित्र पर, और उसी के साथ इकोनॉमिक इशू भी जुड़ा हुआ है। आपने जो एक बात कही ना, वो बहुत मुझे भी नहीं पता था कि कोई एक अगर टापू है तो वो अगर बहुत दूर है, उस पर अगर किसी का कब्जा है या उसका दावा है, तो उसका जो कोस्टल जो आपने इकोनॉमिक वो कहा था, वो तो मुझे टर्म भी नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक जोन होता है भैया, उसका दायरा बढ़ जाता है। फ्रांस का आपने शानदार उदाहरण दिया। तो मुझे लगता है कि नेशन फर्स्ट की जिस भावना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद भारत को जिस रास्ते पर लेके चल रहे हैं, पड़ोसी
हमसे नाराज क्यों हैं? इस तरह के जुमले हमेशा नहीं हो सकते। कोई जरूरी नहीं है कि शर्मा जी पूरे मोहल्ले, पूरी कॉलोनी, पूरे शहर में सबके लिए अच्छे हों। कुछ लोग शर्मा जी को बुरा भी कहेंगे और कहना चाहिए। जैसे भारत में कुछ लोग कहते हैं ना कि डर का माहौल है, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कुछ लोगों को डरना भी चाहिए। तो प्रधानमंत्री की अपनी शैली है। बिल्कुल मुझे उम्मीद है हरिमोहन जी, जी कुछ ऐड करेंगे आप? भैया, इसमें मैं एक चीज आपको एक मैप दिखाना चाहूंगा। अगर आप, मैं आपको शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, और आप प्लीज इसे अपनी स्क्रीन पे शेयर कर दीजिएगा। आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एग्जांपल मिल जाएगा। जी जी हरमन जी। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर भैया जो ब्लू, ये जो ब्लूइश कलर का दिखाई दे रहा है ना हम्म इंडिया के चारों तरफ, ये है हम्म इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इस तरीके से है कि जैसे लक्षद्वीप के पास अगर आप देखोगे तो वो बढ़ जाता है, ठीक है, और अंडमान निकोबार के चारों तरफ है। ये वो रीजन्स हैं जहां पर इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मींस इंडिया के टेरिटोरियल बाउंड्री से लेकर 200 माइल्स आगे तक ये पूरा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप श्रीलंका में जाते हैं तो वो कितना पतला और छोटा हो जाता है, क्योंकि वो फिर 50-50 बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भैया, इसे कहते हैं। और एक जो हमने कच्चा तीवू की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर ये भी है कि यहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर क्या सिर्फ इंडिया का कब्जा, इंडिया का क्लेम है या श्रीलंका का भी क्लेम है? तो आंसर है श्रीलंका का भी क्लेम है। अगर कच्चा तीवू श्रीलंका के पास है तो उतना बड़ा इलाका, तो वो छोटा सा टापू ना देख के उसके आसपास जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को इंडिया क्लेम करेगा तो वो कई 100 किलोमीटर स्क्वायर का इलाका बैठता है भैया। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसे आप ये जो इकोनॉमिक देख रहे थे ना, वो ये वाला पार्ट है। बिल्कुल मुझे और लग ये रहा है कि अलग इस अलग जगह का, हर कंट्री का अलग अलग होता है, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग होता है, और समंदर की भी राजनीति अलग ही होती है। इसे यूएन बिल्कुल कॉज बिल्कुल कहा जाता है, और यूएन कॉज के जो लॉज होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल। इस मानचित्र से मुझे लग रहा है कि ये पूरा मामला समझ में आया होगा, और उससे ये पता लगता है कि इसका आर्थिक इकोनॉमिक महत्व कितना है, बहुत सारी और चीजों के अलावा। और किस तरीके से नेशन फर्स्ट की भावना से अगर कोई भी मुखिया काम करेगा तो वो यही देखेगा कि सबसे पहले मैं मेरा परिवार। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूरा भारत मेरा परिवार है, तो परिवार का मुखिया बड़ा स्वार्थी होता है, और उसे स्वार्थी होना भी चाहिए। हरिमोहन जी, छात्र के रूप में आपकी क्लास में बैठा था, और सच बताऊं इस क्लास को बंद ना करने की इच्छा हो रही है, लेकिन इस यूट्यूब के मंच की भी अपनी व्यवस्था है कि इसे एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा, माफ हाँ कीजिएगा जी। भैया। कभी भी मोदी या बीजेपी कोई भी ऐसा काम करती है जहां थोड़ा सा भी एंगल इंडिया के बॉर्डर्स के आसपास दिखाई दे या बाहर हो, तो कभी भी हम अपने पर्सपेक्टिव से ना देखें, अपने आप को मोदी की जगह खड़ा करके देखें। और सिनारियो जगह अगर हमारे को पता है, जितने ज्यादा सिनारियो पता होंगे, हम उस सिचुएशन को उतना समझने में आसान रहेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल गवर्नमेंट पब्लिक के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, पब्लिक वही मैंने सेंटिमेंट्स कहा। के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। पब्लिक सेंटिमेंट तो ये खुद ही मैनेज कर लेते हैं, काम करके पब्लिक सेंटिमेंट बनाते हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट्स क्या बिल्कुल होती थी, पब्लिक सेंटिमेंट देख के काम करती थी। ये लोग पहले काम करते हैं, उसके बाद कहते हैं पब्लिक सेंटिमेंट बना लेते हैं। वो नोट उसी बंद को कर मैंने दी, उसके बाद कहते हैं भाई देशभक्ति। उसी को मैंने कहा कि जनता की बेहद मांग पे हर काम नहीं होता। और यही मेरे ख्याल से सबसे सोची समझी एक चाल होती है, एक रणनीति होती है, जिसके तहत इस तरह की चीजें होती हैं। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि कच्चा तीवू, जिसका नाम अभी आपने सुना होगा, जब प्रधानमंत्री ने कच्चा तीवू जाके बोल दिया और डीएमके जो है उबल पड़ी, उसके बारे में बहुत कुछ जाना होगा। और कच्चा तीवू के जरिए उसके हवाले से जियोपॉलिटिक्स में भारत की स्थिति, भारत की स्ट्रेटजी और आर्थिक महत्व, और खासतौर से प्रधानमंत्री एक छोटे सेगमेंट यानी मछुआरों को भी नहीं छोड़ना चाहते, उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के मामले को लेकर। ये एक बहुत बड़ी बात आज की इस चर्चा में साफ हुई। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो से बहुत कुछ ऐसा पता चला होगा जो हम सब इससे पहले नहीं जानते थे। इसके लिए हरिमोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, इसी के साथ हरिमोहन जी को धन्यवाद देते हुए आप सभी से आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू भैया, धन्यवाद।